नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोफाई चैनल में। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करने वाले हैं। साथ में कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल रेज करने के लिए कितना कॉस्ट हम लोग को बियर करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है: कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। अब कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिए गए हैं और ये फॉर्मूला पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अगर रिडीमेबल डिवेंचर है तो उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। और अगर इरिडीमेबल डिवेंचर है तो उसका कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। यहाँ पर आर वी है रिडीमेबल वैल्यू, जिसका मतलब होता है कि हम लोग डिवेंचर को कितना वैल्यू में रिडीम करेंगे, पार में करेंगे या प्रीमियम में करेंगे। और एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स, कि जब हम लोग रेज करेंगे डिवेंचर को तो हम लोगों के हाथ में नेट में कितना रुपया आएगा, उसको हम लोग नेट प्रोसीड्स कहते हैं। तो ऊपर में हम लोग प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन किए हैं, क्योंकि एक तरह से हम लोग इसको डिप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग रिडीम करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, उसको हम लोग डिप्रिशिएट कर रहे हैं। और नीचे में हम लोग आर वी प्लस एन पी बाई 2 इसलिए किए हैं क्योंकि एज ए एवरेज लिख रहे हैं। इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी निकलता है। क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का? अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। यहाँ पर 1 - टैक्स रेट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये तो टैक्स देने के बाद का खर्चा है। अब अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हुआ तो उसका क्या फॉर्मूला होगा कॉस्ट निकालने का? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी बाई 2। अब यहाँ पर भी हम लोग ऊपर में ऐड किए हैं आर वी माइनस एन पी बाई एन। हम लोग एक्चुअली में डिप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों को लग रहा है रिडीम करते समय, उस अमाउंट को हम लोग डिप्रिशिएट कर रहे हैं। और नीचे में आर वी प्लस एन पी बाई 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग एज ए एवरेज लिख रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए 5 मॉडल दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मॉडल है डिविडेंड प्राइस मॉडल, जिसका फॉर्मूला है डी पी एस बाई एम पी एस इंटू 100। फिर अर्निंग प्राइस मॉडल ई पी एस बाई एम पी एस इंटू 100। गॉर्डन मॉडल डी वन बाई पी जीरो प्लस ग्रोथ रेट। जी जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट है और डी वन है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर और पी जीरो है अभी का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। अब अर्निंग ग्रोथ मॉडल में क्या है फॉर्मूला? ई वन बाई पी जीरो प्लस जी। जी है यहाँ पर ग्रोथ रेट, ई वन है कि जो अर्निंग होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और पी जीरो है कि करंट मार्केट प्राइस कितना है। और आखिरी मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। यहाँ पर आर एफ का मतलब होता है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हम लोग को रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, ट्रेजरी बॉन्ड से मिलता है। तो उस जो रेट पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। फिर आर एम मतलब जो मार्केट से हम लोगों को मिलता है, जो रिटर्न मार्केट से मिलता है उस रेट को बोलते हैं आर एम। और जो हम लोगों को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसको बोलते हैं आर एफ। तो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, और जो बीटा होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। अब आर एम माइनस आर एफ को कभी कभी मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। आर एम माइनस आर एफ कि आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से कितना रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो ये कब मिलेगा? जब आप रिस्क लगाएंगे, मार्केट से मिलेगा जब आप रिस्क लगाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट में रिस्क दिखा है इसलिए आपको प्रीमियम मिला। कितना मिला? आर एम माइनस आर एफ। अगर बीटा आपको क्वेश्चन में ना दिया रहे, ऐसे तो यूजुअली दिया ही रहता है, अगर नहीं नहीं दिया रहे तो उसका एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर बात करें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स की, तो इसका फार्मूला बहुत ही सिमिलर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फार्मूला दो तरीके से दिया गया है। पहला है विदाउट पर्सनल टैक्स और दूसरा है विथ पर्सनल टैक्स। अगर विदाउट पर्सनल टैक्स की बात करें तो इसमें के ई और के आर ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में अधिक फर्क नहीं है, फर्क है बस फ्लोटेशन कॉस्ट का। हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते समय डिनोमिनेटर में फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर देते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ऐसा कॉस्ट जो हम लोग को कैपिटल रेज करते समय लग रहा है, जैसे कि ब्रोकरेज, जैसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब तो हम लोगों का फ्लोटेशन कॉस्ट है। और फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो के ई इज इक्वल टू के आर ई विदाउट पर्सनल टैक्स के केस में। तो मैंने कंपैरिजन रखा है के ई और के आर ई का। आपको दिखेगा बस इसमें जो भी डिफरेंस है बस फ्लोटेशन कॉस्ट का। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहे तो दोनों सेम ही रहेगा। फिर विथ पर्सनल टैक्स का क्या फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में? के आर ई यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू के ई इंटू 1 - पर्सनल टैक्स रेट।
कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। अब बात करते हैं WACC का, जिसको हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लग रहा है। जो भी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आया, तो उन सब का हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज निकालते हैं और हम लोग को मिल जाता है वैक। तो वैक का कैलकुलेशन हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर का रिविजन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी 10 लाख का डिवेंचर इशू करने वाला है, 10 रुपये ईच करके। कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है। आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है अगर डिवेंचर इशू करते हैं पार में, 10% डिस्काउंट में और 10% प्रीमियम में। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि अगर हम लोग डिवेंचर को पार में इशू कर रहे हैं और 2% का ब्रोकरेज दे रहे हैं, तब उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग पहला पार्ट को देखते हैं। हम लोगों को कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है और ये इरिडीमेबल है, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं है कि रिडीम करेंगे। तो इरिडीमेबल है तो इसका क्या फार्मूला होता है, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोफिट्स इंटू 100। तो इसी फार्मूला हम पुट करेंगे। अब देखिए नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम लोग डिवेंचर को इशू कर रहे हैं पार में, 10% डिस्काउंट में और 10% प्रीमियम में। तो नेट प्रॉफिट्स भी चेंज हो जाएगा। अगर पार में करेंगे तो 100%, अगर डिस्काउंट में करेंगे 10% का तो 90%, और अगर 10% प्रीमियम में करें तो 110%। तो उसी केस में यहाँ पर बनाया है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं या फिर कोई भी कॉस्ट निकालते हैं, तो वहाँ पर हम लोग टोटल में भी इंटरेस्ट देख सकते हैं या फिर पर शेयर में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पर शेयर में इंटरेस्ट, पर शेयर में नेट प्रोफिट्स, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर टोटल में इंटरेस्ट, टोटल में नेट प्रोफिट्स, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करे हैं हम लोग यहाँ पर। पहले हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेट निकालना था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोफिट्स इंटू 100। तो पहला केस में इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख पे 16% करके 1,60,000 इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोफिट्स। नेट प्रोफिट्स कितना, अगर पार में कर रहे हैं हम लोग इशू तो 100%, यानी कि 10 लाख का 10 लाख मिल जाएगा इंटू 100, तो हम लोग को 10.4 निकल के आता है। लेकिन इसी को हम लोग पर शेयर के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कि पर शेयर का कितना वैल्यू है, 100 रुपये। 100 रुपये पे 16% इंटरेस्ट यानी 16 रुपये इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन 100 रुपये का पार में इशू करेंगे तो 100 रुपये मिलेगा, तो 100 इंटू 100 तो 10.4% आता है। अब देखिए अगर डिवेंचर हम लोग 10% डिस्काउंट में इशू करते हैं तो इंटरेस्ट तो वही होगा 16 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन, यहाँ पर 100 नहीं होगा, अब 10% डिस्काउंट है ना, तो 100 का 90% 90 होगा इंटू 100, मिल जाएगा 11.56। इसी तरह से जब प्रीमियम में अगर इशू कर रहे हैं तो 16 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन, अब 100 नहीं करेंगे, 10% प्रीमियम यानी कि 110 हम लोग को नेट प्रॉफिट्स मिलेगा। तो 16 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन 110 इंटू 100। तो हम लोगों ने जान लिया कि जब नेट प्रॉफिट्स का बात आता है तो अगर इशू पार में कर रहे हैं तो 100%, अगर 10% डिस्काउंट में कर रहे हैं तो 90% ही हम लोग नेट प्रॉफिट्स मिलेगा, और अगर 10% प्रीमियम है तो हम लोग को 110% नेट प्रॉफिट्स मिलेगा। नेट प्रॉफिट्स मतलब जितना हम लोगों को मिला है नेट में। अब क्वेश्चन के दूसरा पार्ट में कह रहा था कि अगर हम लोग ब्रोकरेज 2% का देते हैं और डिवेंचर इशू करते हैं पार में, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला में पुट करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रॉफिट्स, कि हम नेट में कितना मिला है। तो हम लोग का इंटरेस्ट 16 है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब नेट में हम लोग को कितना मिला है, हम लोग 2% का ब्रोकरेज तो दे दिए, तो 100% तो नहीं मिला, नहीं पार में। पार में एक्चुअली में 100% मिलता है नेट प्रोसीड्स, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, हम लोग को 2% तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा, 100 का 98% ही मिलेगा। तो 100 का 98% से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को मिल गया कॉस्ट ऑफ डेट। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि एक्स लिमिटेड 12% डिवेंचर इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये ईच है, लेकिन इसको 95% पर डिवेंचर रियलाइज होगा, यानी कि नेट में कितना मिलेगा, 95 पर डिवेंचर। फिर कहता है कि डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद डिवेंचर रिडीम होगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है प्रिज्यूमिंग इनकम टैक्स रेट ऑफ 50%। सिंस क्वेश्चन से हम लोग को मालूम चल गया कि ये रिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्ट पूछ रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस NP बाय एन होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2। यहाँ RV का मतलब कि कितना हम लोग रिडीम करेंगे, कितना में रिडीम करेंगे। तो हम लोग 100 रुपये का शेयर 10% प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, 110। और NP यानी नेट प्रोसीड्स हम लोग को कितना मिलेगा, तो बोल रहा है रियलाइज करेंगे 95 पर डिवेंचर, तो 95 हम लोग को मिलेगा। 95 हो गया नेट प्रोसीड्स और 110 हो गया हम लोग रिडीमेबल वैल्यू। इंटरेस्ट हम लोग को मालूम है 100 रुपये का 12%, 12, और टैक्स रेट तो मालूम है 0.5, क्योंकि 50% है। तो फार्मूला पुट करें और KD आ गया। याद रखिएगा N क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ 10 साल बाद रिडीम कर रहे थे ना, इसीलिए N के जगह पे 10 डाले हैं। इस सवाल में कह रहा है कि दिल्ली लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला इशू कर रहा है 500 लाख रुपए का, और ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर्स, और वो भी पार में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 4 केसेस है और उस पर आपको निकालना है। पहला केस बोलता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है। और दूसरा में कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं पार में लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट है 5% ऑफ इशू प्राइस। तीसरा केस में कहता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम में और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 4% ऑफ इशू प्राइस। और लास्ट में कहता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 2% ऑन इशू प्राइस। तो चलिए निकालते हैं। अब सिंस हम लोग को मालूम चल गया कि प्रेफरेंस शेयर ये रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100। यहाँ पर आरवी मतलब कि रिडीम कितना में करे हैं, एनपी मतलब कि हम लोग को नेट में कितना मिला है, और एन का मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही। तो यहाँ पर हम लोग को 4 केस में निकालना है। अब चारों केसेस इस तरह से दिया गया है कि इसमें या तो फ्लोटेशन कॉस्ट है या नहीं है, या फिर इशू जो कर रहे हैं या प्रीमियम में कर रहे हैं या पार में कर रहे हैं या डिस्काउंट में कर रहे हैं। तो दो ही चीज़ चेंज हो रहा है, या तो नेट प्रोसीड्स चेंज हो रहा है और या तो फ्लोटेशन कॉस्ट है या नहीं है वो चेंज हो रहा है। बाकी बचा 3 चीज़ सेम ही है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड सेम है सारा केस में, रिडीमेबल वैल्यू भी सेम है सारा केस में, और नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है सारा केस में। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपये का 15% 15 आ गया। रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपये है क्योंकि हम लोग सबको पार में ही कर रहे हैं रिडीम, और नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। तो चारों केस में क्या क्या चेंज होने वाला है, चारों केस में नेट प्रोसीड्स चेंज होने वाला है और फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड होगा या फिर नहीं होगा, और हम लोग को तो फॉर्मूला पुट करना है। तो पहला केस में नेट प्रोसीड्स 100 होगा और इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, तो फॉर्मूला पुट करेंगे आ जाएगा आंसर। अब दूसरा केस में बोल रहा था कि इशू कर रहे हैं पार में और फ्लोटेशन कॉस्ट 5% का है, तो अब हम लोग का नेट प्रोसीड्स चेंज हो जाएगा क्योंकि 5% का अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया तो हम लोग को 95% ही मिलेगा अब, क्योंकि 5% तो हम लोग का खर्चा लग गया। तो यहाँ पर नेट प्रोसीड्स 95 हो गया। तो अब नेट प्रोसीड्स 95 है, तो इस बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला पुट करके आ जाएगा आंसर। अब तीसरा केस में बोला था कि हम लोग 10% प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो अब हम लोग को कितना नेट प्रोसीड में मिलेगा, अगर 100 रुपये का है तो हम लोग को 10% प्रीमियम पैसा मिलेगा, यानी कि 100 नहीं मिलेगा 110 मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, इसका मतलब कि 110 तो मिलने वाला था, लेकिन अब हम लोग का कुछ कॉस्ट लग जाएगा, तो हम लोग का कुछ कॉस्ट लग जाएगा तो और कम मिलेगा। हम लोग का कॉस्ट लग रहा है 4%, तो 110 हम लोग को मिलने वाला था और 4% हम लोग का कॉस्ट लगने वाला है, तो नेट में हम लोग को 96% मिलने वाला है। तो 110 रुपये का 96 हम लोग को नेट प्रोफिट होगा 105.60। फिर से हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब चौथा केस में बोल रहा है कि हम लोग का प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में, यानी कि अब हम लोग को 100 रुपये नहीं मिलेगा, 100 का 95% मिलेगा, यानी 95 मिलेगा। लेकिन फिर क्या था कि फ्लोटेशन कॉस्ट भी तुम्हारा लग जाएगा 2% ऑन इशू प्राइस, तो इसका मतलब कि 95 रुपये तो हम लोग को मिल रहा था, लेकिन इसमें भी अब 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगा। तो 95 का भी 100% नहीं मिलेगा, 95 का भी 98% मिलेगा क्योंकि 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया। तो हम लोग को नेट में कितना मिलेगा, 95 का 98%। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया 93.10। फिर से फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया। तो अगले सवाल को देखें, तो अगले सवाल में कहता है कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है यूजिंग अर्निंग प्राइस रेशियो, और आपको डिटेल दिया गया है कि कंपनी का 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये ईच करके, और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपये, और जो भी अर्निंग्स अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स है वो है 60,000। तो हम लोग को मालूम है कि फॉर्मूला होता है अर्निंग प्राइस मॉडल के हिसाब से के इज इक्वल टू ई पी एस बाई एम पी एस इंटू 100। तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, पहले तो हम लोग को मालूम है कि 60,000 जो है वो टोटल अर्निंग्स है, और कितना नंबर ऑफ शेयर है 20,000, तो 60,000 और 20,000 तो 3 रुपये पर शेयर है अर्निंग्स। तो ई पी एस आ गया 3 और एम पी एस मालूम है 20, तो 3/20 इंटू 100 निकल के आता है 15%। अब अगले क्वेश्चन को देखें, तो कहता है कि 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर अभी मार्केट में 20 रुपये करके चल रहा है, और उसका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर होगा 20%, और डिविडेंड जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ 5%। आपको निकालना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो फार्मूला होता है D1/P0 प्लस जी, अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला देखें तो D1 का मतलब कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा जो ईयर एंड में हम लोग पे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ 20%। तो 10 रुपये का 20% 2 रुपये, तो 2 रुपये हम लोग का डिविडेंड निकल के आ जाएगा D1, और P0 यानी करंट प्राइस कितना चल रहा है 20 रुपये, ये भी दिया हुआ है, और ग्रोथ रेट कितना 5% यानी 0.05। बस फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा 15%। इस सवाल में आपको बोलता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अभी मार्केट में 40 रुपये करके है, कंपनी डिविडेंड देता है 2 रुपये पर शेयर, और इन्वेस्टर 10% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करता है। आपको 3 चीज़ निकालना है, सबसे पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पर ग्रोथ दिया है, मार्केट प्राइस दिया है,
तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, D1/P0 प्लस जी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाते हैं। D1 का क्या मतलब था, D1 का मतलब कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट ईयर एंड। अभी जितना डिविडेंड दे रहे हैं ये नहीं, हम लोग आगे कितना डिविडेंड देने वाले हैं वो डिविडेंड लेना है यहाँ पे। वो कैसे निकालेंगे, अभी डिविडेंड देते हैं 2 रुपये और हम लोग का ग्रोथ है 10%, तो 2 रुपये का 110% हम लोग डिविडेंड देंगे क्योंकि ग्रोथ 10% है। तो 2 रुपये का 110% होता है 2.2, तो 2.2 हम लोग डिविडेंड देंगे। तो D1 हो गया 2.2। अब प्राइस क्या चल रहा है 40 रुपये और ग्रोथ है 10% यानी 0.1, तो फॉर्मूला पुट करेंगे और के आ जाएगा यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कह रहा था कि अगर एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट 11% हो तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं और आंसर निकाल देते हैं। के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। अब हम लोग को के मिल गया 15%, तो ठीक है के मिल गया 15%। डिविडेंड हम लोग को मालूम चल गया था कि अभी 2 रुपये पर शेयर दे रहे हैं डिविडेंड, लेकिन अब बोलता है ग्रोथ रेट 11% है। तो अब हम लोग 2 रुपये नहीं देंगे, 2 रुपये का 111% देंगे क्योंकि 111 से ग्रोथ हो गया ना, तो डिविडेंड में भी ग्रोथ आ गया। तो 2 रुपये का 111% आता है 2.22, तो 2.22 हम लोग का D1 मिल गया और जी हम लोग को मालूम था कि 11% है, तो जी हो गया 0.11। तो इस तरह से P0 हम लोग कैलकुलेट कर लिए फार्मूला से। तीसरा पार्ट में कह रहा है कि अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है और ग्रोथ रेट है 10% और डिविडेंड देते हैं 2 रुपये पर शेयर और यही देते रहेंगे, मतलब ग्रोथ, डिविडेंड में ग्रोथ नहीं होगा, तब मार्केट प्राइस क्या होगा। तब यहाँ पर आपको के ई दे दिया है यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया 16%, फिर ग्रोथ रेट दे दिया 10% और D1 भी दे दिया है यहाँ पर कि 2 रुपये ही पर शेयर मेंटेन करेंगे। तो सब कुछ दे दिया है और आपको निकालना है P0, तो P0 आप आराम से निकाल लेंगे बस। इस क्वेश्चन में कहता है कि 1 जनवरी को कैनन कॉपी मशीन का प्राइस स्टॉक मार्केट में 300 रुपये पर शेयर है और इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें 20% का ग्रोथ है और 3 रुपये पर शेयर इसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है एट द एंड ऑफ द ईयर। इस वजह से इसका स्टॉक मार्केट में प्राइस 300 है। लेकिन कहता है क्वेश्चन में कि जनवरी 2016 में यानी 1 साल आते आते इकोनॉमिक इंडिकेटर इस तरह से कुछ बदल गया है कि इन्वेस्टर्स लोगों को लग रहा है कि अब इसमें ग्रोथ 20% नहीं होगा, बस 15% ही होगा। तो अब जनवरी 2016 में इसका प्राइस क्या होने वाला है ये आपको निकालना है और आपको एज्यूम करने बोला है कि 2016 में एक्सपेक्टेड डिविडेंड 3.45 रुपीज़ होगा। सबसे पहले हम लोग पिछले साल का डेटा से के ई निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हर साल सेम रहता है। तो 2016 का तो दिया नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए हम लोग 2015 का डेटा से ही के ई निकाल लेंगे। के ई का क्या फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस जी। इसी फॉर्मूला में पुट करके हम लोगों ने 21% निकाल लिया के ई। अब इस के ई को हम लोग यूज़ कर लेंगे 2016 के फॉर्मूला के लिए, तो के ई इज इक्वल टू D1 प्लस जी। अब यहाँ पे के ई मिल गया है 0.21। D1 क्वेश्चन में कहा था कि अज्यूम कर लो 3.45 फॉर 2016 और ग्रोथ है 0.15 यानी 15%। तो फॉर्मूला पुट करें तो P0 निकल के आ गया, तो करंट प्राइस निकल के आ गया 2016 के लिए 57.50। अब अगले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने बोला है यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लिमिटेड के लिए। तो हम लोग निकाल लेंगे। क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, वो हम लोग को दे दिया 9%। फिर RM का मतलब कि रिटर्न ऑन मार्केट, वो 16% दे दिया है और बीटा फैक्टर भी दे दिया है 1.40। फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब अगले सवाल में कहता है कि बायोजेन लिमिटेड जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है उसका बीटा है 1.70 2015 में, उसके पास कोई भी डेट नहीं है और मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर ट्रेजरी बॉन्ड 5.5% है। इसका मतलब कि RM माइनस RF है, मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF 5.5% है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट में कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस्टिमेट करो फॉर बायोजेन अगर ट्रेजरी बॉन्ड रेट 6.4% है। ट्रेजरी बॉन्ड रेट का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो आराम से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अब RF तो दिया हुआ है 6.4% ट्रेजरी बॉन्ड रेट, अब RM माइनस RF दिया हुआ है मार्केट रिस्क प्रीमियम, जो मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है वो RM माइनस RF होता है, तो 5.5 वो भी दिया हुआ है और बीटा 1.70 दिया है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे कि ये निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग में बोलता है कि अगर ट्रेजरी बॉन्ड रेट 7.5% है, इसका मतलब कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7.5% है, तो बायोजेन का क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, मार्केट प्रीमियम रिमेनिंग द सेम। तो आर एफ माइनस आर एफ बोल रहा है सेम है यानी 5.5 ही है, आर एफ चेंज होकर के 6.4 से 7.5% हो गया, तो ठीक है, और बीटा 1.70 ही है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर से निकल के आ जाएगा 16.85। तो ये दोनों बहुत आसान था। अब इस सवाल में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने बोला है और सारा ही मेथड से बोला है, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अर्निंग प्राइस मॉडल।
तो आपको निकालना है और उसके लिए सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को देख लें, ये काफ़ी आसान है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इस सवाल को देखें तो इस सवाल में कहता है कि एबीसी कंप्यूटर लिमिटेड ने अपने कंपनी को 4 भागों में बाँटा है। मेन फ्रेम्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स और प्रिंटर्स। इसका मार्केट वैल्यू इन इक्विटी आपको दिया हुआ है और अनलेवरेज बीटा भी दिया हुआ है। फिर कहता है कि अगर ट्रेजरी बॉन्ड रेट 7.5% है तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो हर डिवीज़न का। टोटल का भी निकालने बोल रहा है और हर डिवीज़न का भी निकालने बोल रहा है। और अंत में आपको एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया है 8.5%। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? आर एम माइनस आर एफ, यही तो मार्केट रिस्क प्रीमियम था। तो सबसे पहले तो पूरा कंपनी का निकाल लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो क्या फार्मूला था? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब आर एफ पता है कि 7.5% है ट्रेजरी बॉन्ड रेट, और आर एम माइनस आर एफ पता है कि 8.5% है क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम। और बीटा हम लोग को नहीं मालूम है क्योंकि बीटा अलग अलग डिवीजन का मालूम है। तो इसका पहले वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? जो मार्केट वैल्यू इन इक्विटी है उसको इंटू करेंगे अनलेवरेज बीटा से और एवरेज बना लेंगे। सारा को इंटू करके प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो 400 है, और इससे हम लोग का वेटेड एवरेज बीटा निकल जाएगा। जैसे ही वो वेटेड एवरेज बीटा निकल गया इसका मतलब कि ओवरऑल बीटा निकल गया। अब इसी को फॉर्मूला में पुट कर देंगे और निकल के आ जाएगा हम लोग कंपनी का क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हर बिजनेस डिवीजन का हम लोग को निकालना था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यही फार्मूला लगाएंगे सब में। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी आर एफ सेम रहेगा, आर एम माइनस आर एफ भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? बीटा चेंज होगा, और बीटा तो आपको सबके लिए दिया हुआ ही है। तो अलग अलग इंडिविजुअली आप सबका निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस सवाल में आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने बोला है और सारा का सारा डिटेल दिया गया है, लेकिन बीटा नहीं दिया गया। तो बीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर क्वेश्चन में बीटा नहीं दिया रहे, यूजुअली देता रहता है लेकिन नहीं दिया रहे, तो उसको कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी दिया हुआ है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे बीटा, और जैसे बीटा निकल के आ गया तो फार्मूला में सेट कर देंगे आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वीडियो को एक बार आप पॉज करें और इसको एक बार गो थ्रू कर लें। अब इस सवाल में आपको वैक निकालने बोला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है कि 50 लाख का इक्विटी शेयर है, 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 30 लाख का डिवेंचर है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 4.7 है, इनकम टैक्स रेट 30% है, और आपको निकालना है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का कैलकुलेशन कैसा होता है? जैसे टेबल दिख रहा है वैसे ही होता है। सबसे पहले हम लोग सोर्स लिखते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, और इसका अमाउंट लिखते हैं, और फिर वेट लिखते हैं कि उस अमाउंट का क्या वेट होने वाला है। वेट निकालते कैसे हैं? इक्विटी शेयर का अगर 50 लाख अमाउंट है तो 50 लाख ये अमाउंट है और टोटल है 90 लाख, तो 50 लाख अपॉन 90 लाख वही वेट निकलेगा इक्विटी शेयर का। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर का वेट कैसे निकलेगा? 10/90। और डिवेंचर का कैसे निकलेगा वेट? 30/90। तो इस तरह से हम लोग का वेट निकल के आ जाएगा। अब कॉस्ट में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर का कॉस्ट होता है के ई, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट होता है के पी, और डिवेंचर का कॉस्ट होता है के डी, जो हम लोग तभी से बनाना सीख रहे थे। और जैसे ही हम लोग को वेट मिलता है, कॉस्ट मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वेट को कॉस्ट से इंटू कर देते हैं और वैक निकल जाता है। वेट को कॉस्ट से इंटू कर देते हैं, वैक निकल जाता है। वेट को कॉस्ट से इंटू कर देते हैं और वैक निकल जाता है, और टोटल वैक को जोड़ देते हैं। तो वो निकल के आ जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो सिंस यहाँ पर अमाउंट और वेट तो हम लोग निकाल लिए, कॉस्ट का क्या करें? कॉस्ट का तो बस इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट दिया है, यानी के ही बस दिया है 14.7, के पी तो दिया नहीं है, के डी भी नहीं दिया है, तो इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो नीचे दिया गया नोट में हम लोगों ने इसको निकाला है। के पी कैसे निकला है? प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब यहाँ पर नेट प्रोसीड्स और प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा? 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख हो गया इसका प्रेफरेंस डिविडेंड। और नेट प्रोसीड्स कैसे निकला? सिंस यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को कैसे इशू किए हैं, पार में किए हैं, प्रीमियम में किए हैं, या फिर डिस्काउंट में किए हैं, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि पार में किए हैं। और 10 लाख का 10 लाख हम लोग को पास आ गया, यानी नेट प्रोसीड्स 10 लाख है। तो 1/10 इंटू 100, तो 10% निकल के आ गया के पी। अब नेक्स्ट के डी निकालना था। के डी का क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब हम लोग को इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 12% डिवेंचर था 30 लाख का, 30 लाख का 12% 3.6 निकल के आ गया इंटरेस्ट। टैक्स रेट दिया हुआ था 30%, तो 1 - 0.3 डिवाइड बाय 30, क्योंकि इसमें भी कहा नहीं है कि 30 लाख को हम लोग कैसे इशू किए हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि पार में इशू किए हैं और पूरा पैसा मिल गया है, तो 30 कर दिए, डिवाइड कर दिए 30 से इंटू 100, तो 8.4 आ गया हम लोग का के डी। बस कॉस्ट में हम लोगों ने लिख दिया के ई, के पी, के डी, और फिर इंटू कर दिया वेट और कॉस्ट को, तो वैक निकल के आ गया और टोटल वैक को जोड़ दिया।
यही बेसिक तरीका है जब भी हम लोगों को WACC या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को कहे। अब इस सवाल को देखें तो इस सवाल में भी हम लोगों को वैक निकालने को कहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन दो अप्रोच से, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू भी, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू भी। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू था, जो बुक्स में जो वैल्यू था उस अनुसार से हम लोगों ने कॉस्ट निकाला था। लेकिन यहाँ पर मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है उस बेसिस पे भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अंतर कहाँ आता है ये समझना ज़रूरी है। जो हम लोग को बुक्स में वैल्यू मिलता है उसमें सारा वैल्यूज़ मिलता है, मार्केट में वैल्यू सारा वैल्यूज़ मिलता है। प्रॉब्लम आता है रिटेन अर्निंग्स के केस में। रिटेन अर्निंग जो होता है, जो कि कंपनी रिटेन करके रख लिया है, उसका वैल्यू तो हम लोगों को मार्केट में नहीं मालूम है, लेकिन बुक्स में मालूम है। बुक्स में मालूम है तो आराम से उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाता है। लेकिन रिटेन अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसको तो हम लोग रख लिए हैं खुद में। तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यही इसमें कैच है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बुक वैल्यू पे सबसे पहले बात करते हैं। बुक वैल्यू में तो सारा का वैल्यू दिया हुआ है, तो वर्ड टू वर्ड जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही कर देंगे। अब मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। मार्केट वैल्यू में हम लोग को रिटेन अर्निंग्स का मालूम नहीं है वैल्यू, तो हम लोग यही मानते हैं कि जो भी इक्विटी शेयर का वैल्यू है वही रिटेन अर्निंग्स का भी वैल्यू होगा, लेकिन छिपा हुआ वैल्यू है। तो अब जो भी मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर का उसको हम लोग बांट देंगे इक्विटी शेयर में और रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट में। कैसे बांटेंगे? जिस रेशियो में उसका बुक वैल्यू है उसी रेशियो में बांट देंगे। जैसे यहाँ पर बुक वैल्यू का रेशियो है 3:1, तो इसी बेसिस पे हम लोग 90,000 का मार्केट वैल्यू को बांट दिए हैं इक्विटी शेयर में और रिटेन अर्निंग्स में। जैसे ही अमाउंट को बांट दिए तो प्रेफरेंस शेयर का तो हम लोग को मिला हुआ था मार्केट वैल्यू, डिवेंचर का भी मार्केट वैल्यू हम लोग को मिला हुआ ही था। वेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया। आप जानते कैसे निकाले हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किए। अब अगला कॉलम में हम लोगों ने कॉस्ट लिखा है, तो कॉस्ट जो है KD, KRE, KP ये सारा कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर वेट को और कॉस्ट को इनटू किए तो वैक निकल के आया और सारा वैक को हम लोग जोड़ दिए। बस यही तो करना था क्वेश्चन में। अब ये सवाल में आपको साइमन कंपनी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है। 10 लाख का इक्विटी शेयर है, 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और 6 लाख का डिवेंचर है। फिर कहता है कि मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर 110 रुपये है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 रुपये का डिविडेंड ये डिक्लेयर करेगा। डिविडेंड ग्रोथ रेट 6% है। पहला पार्ट में आपसे बोल रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो अगर कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है। तो पहले पहला पार्ट ही हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग को सिंपली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वैक का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% डिवेंचर, इसका अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है, वेट निकल जाएगा। अब कॉस्ट, अब हम लोग को कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? D1/P0 प्लस जी। फॉर्मूला पुट किया, 15.09 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ आपको, और ट्रिक दिया है मैंने सेल्फ नोट लिख करके कि अगर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल हो और इशूड एट पार हो, अगर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल भी हो और इशूड एट पार हो, तो उसका शॉर्ट ट्रिक है KP वही होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वही होगा जो उसका डिविडेंड रेट होगा, और KD वही होगा, कॉस्ट ऑफ डेट वही होगा जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है? अगर डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल हो और इशूड एट पार हो, अगर ये केस है तो हम लोग KP और KD आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? KP वही होगा जो उसका डिविडेंड रेट होगा और KD वही होगा इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पर भी हम लोगों के पास ये दोनों केस है, इरिडीमेबल भी है और इशूड एट पार है, प्रेफरेंस शेयर भी और डिवेंचर भी। तो वैसे ही निकाल देते हैं। प्रेफरेंस शेयर में जो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड रेट है वही हो जाएगा कॉस्ट, तो 10% रेट था तो वही हो गया कॉस्ट 10। और डिवेंचर के केस में यहाँ पर भी डिवेंचर भी इरिडीमेबल है और इशूड एट पार है, तो इसको कैसे निकालेंगे? जो उसका इंटरेस्ट रेट है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, वही किए हम लोग नोट में और 7.8% आ गया। तो जैसे ही हम लोगों को सारा कुछ आ गया, हम लोग का वैक निकल के आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कहता है कि कंपनी एक लोन बोरो करना चाहता है जो 10 लाख का 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब आपको कंपनी का रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। फिर कहता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम 10 to 12 रुपये पर शेयर। जैसे ये डिसीजन लेंगे उसके बाद हम लोग जो डिविडेंड देने लगेंगे वो अब 10 रुपये नहीं देंगे, अब 12 रुपये करके देने लगेंगे, यानी D1 अब 12 रुपये हो गया। फिर कहता है कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 110 to 105 पर शेयर। तो ठीक है, चलिए उसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैक निकालना है तो सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वैक का कॉलम बनाएंगे और सोर्स लिख देंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, और अभी जो न्यू आया है लोन उसको भी हम लोग एज ए डिवेंचर ही देखते हैं। तो हम लोगों ने अमाउंट भी लिख दिया इसका,
फिर वेट भी कैलकुलेट कर लिया। अब कॉस्ट की बारी आई, तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का डेटा चेंज हो गया है। D1 10 की जगह 12 हो गया है, और P0 105 हो गया है 110 की जगह, और ग्रोथ रेट भी 6% है। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पर भी वही केस है, इरिडीमेबल है और इशूड एट पार है, तो जो प्रेफरेंस रेट डिविडेंड रेट है वही हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा, तो 10 का 10 आ गया। अब डिवेंचर के लिए हम लोगों को अलग से निकालना पड़ेगा। 12% डिवेंचर का कॉस्ट तो हम लोग को पहले से मालूम था कि 7.8 आएगा, तो वही लिख दिया हम लोगों ने। लेकिन 14% डिवेंचर जो है, जो एक्स्ट्रा लोन हम लोगों ने लिया था, उसका हम लोगों को फिर से निकालना पड़ेगा कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? इसका शॉर्टकट लगाइए, इंटरेस्ट रेट इंटू वन माइनस टैक्स रेट, वही किया हम लोग यहाँ पर, हम लोग को मिल गया। बस सब कुछ मिल गया, तो हम लोग को वैक निकल के आ गया, वैक को लास्ट में जोड़ दिया। याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को रिलेटेड, ये आपका तभी यूज़ होगा जब डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल हो और इशूड एट पार हो। अब इस सवाल में अभी आपको वैक निकालने बोला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको बोल दिया है कि इक्विटी शेयर है 40 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 60 लाख का, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है 20 लाख का, और इंस्टीट्यूशनल लोन है 60 लाख का। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कॉलम बनाते हैं, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वैक। तो सबसे पहले सोर्स लिख दिया हम लोगों ने, फिर अमाउंट भी लिख दिया, तो अमाउंट लिख दिया तो वेट भी आ गया। अब कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस बाय एमपीएस इंटू 100 से निकल जाएगा, क्योंकि डेटा में उसी प्रकार से दिया हुआ है, ईपीएस भी दिया हुआ है, डीपीएस भी दिया हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप ये देख के मत घबराइए कि इतना साल का डेटा दे दिया है। हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी आया वो ऑलवेज सेम ही रहता है, तो कोई भी डेटा ले सकते हैं। उसके बाद अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी होगा। तो अब हम लोग को बस डिवेंचर और लोन का कॉस्ट चाहिए। तो कैसे निकालना था? अगर इरिडीमेबल हो डिवेंचर और इशूड एट पार हो, अगर इरिडीमेबल हो और इशूड एट पार हो, तो कैसे निकलता है? इंटरेस्ट रेट इंटू वन माइनस टैक्स रेट। वही हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है, और हम लोग को मिल गया कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ लोन। तो जैसे ही हम लोग को मिल गया सारा कॉस्ट को लिख दिए, तो इसी तरह वैक आ जाएगा और जोड़ करके निकाल देंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार पॉज करें और एक बार गो थ्रू कर लें। अब ये जो सवाल है इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है, ये बस एक तरह का रिपीटेशन है। आपको बुक वैल्यू के हिसाब से और मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को आप एक बार पॉज करें और एक बार इसको गो थ्रू कर लें। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ चैलेंज नहीं दिखता है। अब इस सवाल में आपको निकालने बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू में नहीं, मार्केट वैल्यू में। और इसके लिए आपको डेटा भी दे दिया गया है। चलिए डेटा में देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया आपको। कैपिटल दिया है शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, फिर शेयर प्रीमियम दिया है, रिजर्व दिया है, डिवेंचर दिया है, और फिर कहता है कि डिविडेंड जो है ऑर्डिनरी 2 रुपये पर शेयर हम लोग पे करते हैं, और जो ग्रोथ रेट है वो 10% है, और यही ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू होगा। एनुअल इंटरेस्ट हैज़ बिन रिसेंटली पेड ऑन द डिवेंचर। ऑर्डिनरी शेयर आर करेंटली कोटेड है 27.5, मतलब इतना में मार्केट प्राइस चल रहा है इसका। और डिवेंचर जो है वो 80% है, इग्नोर टैक्सेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वैक निकालने के लिए जो भी कॉलम बनाना पड़ता है बनाते हैं। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वैक। तो सोर्स में हम लोग 3 सोर्स लिखेंगे, इक्विटी शेयर और रिटर्न अर्निंग्स। जो भी रिजर्व्स है और शेयर प्रीमियम है ये तो रिटर्न अर्निंग्स ही है, तो ये रिटर्न अर्निंग्स लिखें, और डिवेंचर। ठीक है, अब अमाउंट लिखते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट तो बुक वैल्यू में है, बुक्स में है। हम लोग को तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बनाना है ना, तो मार्केट वैल्यू में पहले लाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर का क्या मार्केट में वैल्यू है? पहले तो अगर 8 लाख कैपिटल है और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो टोटल शेयर कितना होता है? 8 लाख बाय 10, 80,000 शेयर। तो इसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है? 27.5। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया इक्विटी शेयर का? 80,000 इंटू 27.5। अब ये तो मार्केट वैल्यू पता चल गया इक्विटी शेयर का। लेकिन याद कीजिए, जब भी हम लोग वैक निकालते हैं बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, तो उस टाइम हम लोग को रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट मालूम नहीं रहता है, बस इक्विटी शेयर का मालूम रहता है। क्योंकि रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट कैसे मालूम चलेगा? ये मार्केट में थोड़ी है जो इसका मार्केट वैल्यू पता चलेगा। लेकिन हम लोग को तो इसका भी कॉस्ट निकालना है, तो इसके लिए इसका भी अमाउंट ज़रूरी है। तो जो भी इक्विटी शेयर का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बांट देते हैं। और किस रेशियो में बांटते हैं? बुक वैल्यू के रेशियो में बांटते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो बुक वैल्यू है हाफ हाफ, कैपिटल का 8 लाख और रिटर्न अर्निंग्स का 8 लाख। शेयर प्रीमियम और रिजर्व दोनों रिटर्न अर्निंग्स ही है, तो 8 लाख 8 लाख यानी आधा आधा में बांट देंगे।
कितना को बांटेंगे, 80,000 इंटू 27.5 जो मार्केट वैल्यू है उसको हाफा बांट देंगे, तो हाफा बांट दिए 11 लाख 11 लाख। और डिवेंचर का वैल्यू कैसे होगा, डिवेंचर का वैल्यू बोला था कि डिवेंचर अभी 80% का वैल्यू में है मार्केट में, तो डिवेंचर का वैल्यू बुक्स में है 4 लाख, इसका 80% मार्केट में है, तो 4 लाख का 80% 3,20,000, इसका भी अमाउंट आ गया। अब जैसे अमाउंट आ गया तो वेट भी आ जाएगा, और वेट आ गया, अब कॉस्ट निकालना चाहिए। अब कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट हम लोग फॉर्मूला से निकाल देंगे, डिटेल्स दिया हुआ ही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, D1/P0 प्लस जी, क्योंकि D1 भी दिया हुआ है, P0 भी दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है। अब D1 कैसे लिखे हम लोग, बोला था कि हम लोगों ने डिविडेंड पे किया है 2 रुपये और ग्रोथ रेट है 10%, यानी कि अब की बार जो हम लोग डिविडेंड देंगे यानी D1 देंगे वो 2 रुपये प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो 2.2 रुपीज़। उसके बाद P0 यानी कि करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 27.5, और प्लस ग्रोथ रेट तो मालूम है 10%, तो इस तरह से आगे 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो हम लोग कॉस्ट इक्विटी में लिख दिए 18%। अब कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोफिट्स इंटू 100। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हम लोगों ने यहाँ शॉर्टकट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शॉर्टकट के लिए इरिडीमेबल होना चाहिए और पार में इशू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए पार में इशू नहीं हो रहा है, यहाँ पर 80% इसका मार्केट वैल्यू बता रहा है, तो अगर मार्केट वैल्यू जितना बता रहा होगा उसी में तो इशू किया होगा, तो हम लोग यही मानेंगे कि ये इशू किया है तो डिस्काउंट में इशू किया है, 80% में इशू किया है, तो इसका मतलब कि ये पार में इशू हुआ नहीं है, तो हम लोग शॉर्टकट यहाँ लगा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्मल फार्मूला लगाएं, इंटरेस्ट बाय एनपी इंटू 100। इंटरेस्ट आया 48,000 और नेट प्रोफिट्स कितना मिलेगा, 4 लाख का 80%, क्योंकि उतना ही तो मार्केट वैल्यू है, जितना मार्केट वैल्यू है हम लोग को उचित वही तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने लिखा भी है वी शुड कंसिडर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मैंशनड इन प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पुट करें और हम लोग का निकल के आ गया डिवेंचर का भी कॉस्ट, तो डिवेंचर का कॉस्ट भी हम लोगों ने लिख दिया। और रिटर्न अर्निंग्स का कॉस्ट क्या होता है, जो इक्विटी शेयर का कॉस्ट होता है वही रिटर्न अर्निंग्स का भी कॉस्ट होता है। बस इस तरह से वैक निकल गया, हम लोग जोड़ दिए, आंसर आ गया। अब ये सवाल में भी कोई चैलेंज नहीं है, बस बात ये है कि इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा हटके है, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है एबीसी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू दिया हुआ है, इक्विटी शेयर का भी दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, टर्म लोन। फिर कहता है कि जो डिवेंचर है वो रिडीमेबल है, अब तक जो बोल रहा था वो इरिडीमेबल था, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब निकाल रहे थे तो आप इरिडीमेबल का निकाल रहे थे, लेकिन अब रिडीमेबल का निकालना पड़ेगा। और इट इज़ रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स एंड मार्केट प्राइस 981.05 पर डिवेंचर। ठीक है, उसके बाद बोलता है एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 35%। अब इक्विटी शेयर के बारे में बोलता है कि इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है अभी 60 रुपये चल रहा है, फिर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है 5.5% और मार्केट रिस्क प्रीमियम है 8% और बीटा है 1.1875। ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिएगा तो वहाँ पर आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज़ कीजिएगा, मतलब आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट निकालने के लिए आपको डेटा दिया गया है, बोलता है कि प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ कंपनी इज रिडीमेबल, अब रिडीमेबल है, पहले जितना भी हो रहा था इरिडीमेबल आ रहा था। आफ्टर 5 ईयर्स इज करेंटली सेलिंग एट ₹98.15 पर प्रेफरेंस शेयर। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, तो ठीक है निकालते हैं, वही प्रोसेस लगाते हैं। सबसे पहले कॉलम बनाते हैं, सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट वैक, और सोर्स को लिखते हैं इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लोन। इसके बाद याद रखिएगा कि ये मार्केट वैल्यू पे है, तो इक्विटी शेयर का जो मार्केट वैल्यू होगा उसको ही हम लोग बांट देंगे इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में, और किस रेशियो में बांटेंगे, बुक वैल्यू के रेशियो में। तो सबसे पहले वही करते हैं। सबसे पहले हम लोग को मालूम है और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 150 मिलियन शेयर हम लोगों का मार्केट में इशू है, और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 60 रुपये, तो 150 मिलियन इंटू 60 ये निकल के आता है इक्विटी शेयर का वैल्यू। अब ये इक्विटी शेयर का वैल्यू को हम लोग को बांटना है इक्विटी शेयर में भी और रिजर्व सरप्लस में भी, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 का रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि बुक वैल्यू में 2:3 का रेशियो है, तो उसमें बांट दिए हम लोग। प्रेफरेंस शेयर को भी हम लोग कैसे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का हम लोग को मालूम है कि 1 मिलियन शेयर है प्रेफरेंस शेयर, और उसका मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 98.15, तो उससे हम लोग इंटू कर दिए तो अमाउंट आ गया। डिवेंचर का भी वही केस है, डिवेंचर में हम लोग को मालूम है कि 1.5 मिलियन डिवेंचर है इशूड, और उसका मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है 98.15, तो उसको इंटू कर दिए तो हम लोग का निकल के आ गया डिवेंचर का भी अमाउंट। और लोन का अमाउंट भी हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ था, जैसे ही सारा सोर्स का हम लोग का अमाउंट मिल गया मिलियन में, तो वैसे ही फिर हम लोग का वेट भी निकल जाएगा, और वेट निकल गया, अब हम लोग को कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए सारा डेटा तो आपके पास अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिएगा तो आपको आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा का प्रयोग करके निकाल लेना है, और जो के ई है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी होगा, तो वही हो गया। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेट निकालना था, तो कॉस्ट ऑफ डेट
और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, याद रखिएगा दोनों रिडीमेबल है तो बड़ा वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से। तो इसका फार्मूला है इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट प्लस आर बी माइनस एन पी बाई एन होल डिवाइड बाय आर बी प्लस एन पी बाई टू इंटू 100। अब यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पर डिवेंचर का वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन डिवेंचर है और 1000 रुपये पार, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू 1000 रुपये है। और नेट प्रोसीड्स कितना होगा, अब कितना आपको मिलता है नेट में डिवेंचर इशू करने के बाद, तो वही मिलेगा ना जो मार्केट में प्राइस होगा। तो मार्केट में भी कौन सा प्राइस चल रहा है, आखिर वही तो आपको मिलने वाला नेट प्रोफिट्स में। मार्केट में बोल रहा है 981.05 मार्केट में चल रहा है, तो वही आपका नेट प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो आर आपको पता चल गया, एन पता चल गया, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल है। तो बस आपको सारा डेटा मिल गया, तो के डी निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर बी माइनस एन पी बाई एन होल डिवाइड बाई आर बी प्लस एन पी बाई टू इंटू 100। अब यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर के पास लिखा हुआ है 1 मिलियन शेयर्स, 100 रुपये पार। अब 100 रुपये पार है तो रिन्यूएबल वैल्यू 100 रुपये हो जाएगा। अब नेट प्रोफिट्स कितना होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करने के बाद आपको कितना मिला, तो उतना ही ना मिलेगा जितना प्राइस होगा मार्केट में अभी। तो कितना प्राइस है मार्केट में, 98.15 प्राइस है, तो वही आपका नेट प्रोफिट्स हो गया। अब एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल है, तो हम लोगों ने निकाल दिया वैसे ही। इसका भी फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाले तो केपी भी निकल के आ गया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आ गया। अब कॉस्ट ऑफ डेट यानी लोन, लोन का कैसे होगा, हम लोग जानते थे कि डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल नेचर का हो और इशू डेट पार हो, तो उसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू वन माइनस टैक्स रेट, वही यहाँ पर यूज़ किए हैं, इंटरेस्ट रेट इंटू वन माइनस टैक्स रेट, तो ये भी आ गया हम लोग का के डी लोन। अब हम लोग का सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट, वेट सब कुछ आ गया, तो वैक निकल के आ जाएगा। अब ये सवाल में कहता है कि एबीसी लिमिटेड 20 लाख एडिशनल फाइनेंस उठा रहा है, मतलब पैसा उठाएगा। अब किस रेशियो में उठाएगा वो भी आपको दिया है, डेट इक्विटी रेशियो 25:75 है। 20 लाख का 25% उठाएगा डेट और उसका 75% उठाएगा इक्विटी। फिर कहता है कि जो डेट उठाएंगे 2 लाख तक जो भी डिवेंचर उठाएंगे उसको 10% रेट से उठाएंगे, और उसके बाद अगर उठाना चाहें और उठाना पड़ा तो 13% डेट रेट से उठाना पड़ेगा। फिर कहता है कि अर्निंग पर शेयर है 12, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 10% है, करंट मार्केट प्राइस 60 रुपये है, और कंपनी का टैक्स रेट है 30% और शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट है 20%। अब पर्सनल टैक्स रेट से आपको याद आया होगा कि जब हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स पढ़ रहे थे वहाँ पर दो ऑप्शन था, पहले तो विदाउट पर्सनल रेट किस तरह से निकलेगा और विथ पर्सनल रेट किस तरह से निकलेगा। तो विदाउट पर्सनल रेट जब हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकाल रहे थे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, वो सेम टू सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी था। लेकिन जब विथ टैक्स रेट देख रहे थे, विथ पर्सनल टैक्स रेट देख रहे थे, तब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मूला चेंज हो गया था। क्या फॉर्मूला था, के ई इंटू वन माइनस पर्सनल टैक्स रेट। तो इस बात को भी आप कंसिडर करके रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता नहीं है कि हम लोग का जो डिबेंचर है वो कितना कितना है और किस रेट पे है, क्योंकि यहाँ बोला था कि 2 लाख तक उठाएंगे तो 10% का रेट पे देना पड़ेगा, और उसके ऊपर उठाएंगे तो 13% का रेट पे डिबेंचर हम लोग को मिलेगा। तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो दो सेग्रीगेशन देते हैं, एक डेट का एक इक्विटी का। हम लोग 20 लाख उठाए हैं तो 20 लाख का 25% डेट है और 20 लाख का 75% इक्विटी है। अब डेट 20 लाख का 25% 5 लाख होता है, तो 5 लाख में से 2 लाख जो डेट उठाएंगे वो 10% रेट से होगा, तो 10% डिवेंचर हो गया 2 लाख, और बाकी बचा 3 लाख, तो 3 लाख जो उठाएंगे वो उठाएंगे 13% डिवेंचर। तो ये समझ में आ गया। अब इक्विटी में 15 लाख था, अब जैसे इक्विटी हम लोग को 15 लाख मिल गया, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख का है और रिटेन अर्निंग्स 4 लाख का होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन का सेकंड लाइन अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि कंपनी हैज़ 4 lakhs इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्ट करना है उसको 20 लाख, लेकिन 4 लाख उसके पास है, यानी कि रिटर्न अर्निंग 4 लाख है। तो इक्विटी अगर 15 लाख उठा रहा है तो उसमें से 11 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ और रिटर्न अर्निंग हो गया 4 लाख। तो हम लोग को सारा डेटा मिल गया है। अब हम लोग को वैक का कैलकुलेशन करना है, तो जैसे कॉलम बनाते हैं वैसे ही बना लेते हैं, सोर्सेस, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वैक का। तो सोर्सेस हम लोग को मालूम चल गया है, इक्विटी शेयर है, रिटर्न अर्निंग है, और दो तरह का डिवेंचर है, 10% डिवेंचर, 13% डिवेंचर। इसका अमाउंट भी अभी हम लोग को मिल गया है। अब वेट भी मिल गया, अमाउंट मिल गया, तो वेट भी मिल गया। अब कॉस्ट निकालते हैं, तो सारा कॉस्ट निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, D1/P0 प्लस जी, तो इस फार्मूला से यूज़ किए और आ गया। इसमें हम लोग को बोल रहा था कि अर्निंग होता है 12 और हम लोग डिविडेंड देते हैं 50%, तो कितना डिविडेंड देंगे, 12 का 50% डिविडेंड बाय प्राइस। अभी कितना प्राइस चल रहा है शेयर का, 60 प्लस ग्रोथ रेट
लिख दिए, तो 20% आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल टैक्स रेट है। बाकी सारे क्वेश्चन में खाली टैक्स रेट रहता था, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट रहता था। यहाँ पर आपको पर्सनल टैक्स रेट भी बताया है, इस वजह से आपको यहाँ पर फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा। के आर ई का क्या फॉर्मूला है, के ई इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। तो इस तरह से निकाले तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी आपको मिल गया। फिर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जिस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। जब डिवेंचर इरिडीमेबल हो और इशूड एट पार हो, जो कि यहाँ पर है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है, दोनों का कॉस्ट हम लोग को इस तरह से मिल गया है। तो बस अब वेट इंटू कॉस्ट करेंगे तो वैक निकल जाएगा और सारा वैक को एक बार जोड़ देंगे। होप आपको ये समझ में आया हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार गो थ्रू कर लें। अब ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सेम टू सेम ही है, एक ही जगह डिफरेंट है कि पिछले क्वेश्चन में आपको के आर ई यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकालना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल टैक्स रेट दे दिया था। यहाँ पर पर्सनल टैक्स रेट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको के आर ई नहीं निकालना पड़ेगा। के आर ई इज इक्वल टू के ई हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स हो जाएगा। बाकी ये जो भी क्वेश्चन है वो पूरा सिमिलर है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, गो थ्रू कर लेंगे इस स्लाइड को। अब ये सवाल में भी कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस के लिए है। इसमें भी आपको वैक निकालना है और कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है। डिबेंचर 8 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का और 10 लाख का इक्विटी शेयर। और कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपको बना देना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार गो थ्रू कर लें इस क्वेश्चन को भी। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।